हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है, मैं आपको जो है साइकोलॉजी सीरीज़ करवा रहा हूँ, जो आपके आने वाले जेबीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जेबीटी के साथ साथ जो है आपके जितने भी टैट के एग्ज़ाम है या सी टैट का एग्ज़ाम है या किसी भी स्टेट के आपके टैट या कमीशन के एग्ज़ाम है, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है आपका ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स। और इसके अलावा एक और टॉपिक करेंगे हम, वो है आपकी जो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इससे पहले जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन और उसकी जो डेफिनेशन थी वो करवा दी हैं, जिसका लिंक आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस सीरीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज है ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स को सबसे पहले हिंदी में जो बोला जाता है तो वो बोला जाता है आपका मानसिक चित्रण तकनीक, ठीक है जी। क्या? मानसिक चित्रण तकनीक, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत लिख दूं या उसमें तो वो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। आप जो है अपने जो एक कंसेप्ट है उस पर फोकस किए। तो मानसिक चित्रण तकनीक, तो इसमें सबसे पहले आती है एफएमआरआई, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग और फंक्शनल एमआरआई, ठीक है जी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, ठीक है, कुछ भी हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं या कुछ भी जो कोई आसपास की चीज़ें हम जो है ऑब्जर्व करके उनको अपने माइंड में जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इस टेक्निक के थ्रू जो है उसको जो है हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वही जो जितना भी जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं चीज़ें। तो दूसरा है ईईजी। तो ईईजी की सबसे पहली फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो, ठीक है, इसमें भी वही हम जो है जितने भी हमारे माइंड की जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी या कोई भी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है या हम कुछ सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, हम अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ों को देख रहे होते हैं उनको जो एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। पर दोनों में जो है ये इस टेक्निक को मेज़र करने में जो अलग अलग जो फंक्शन है, इसमें जो है एक आपको पूरी की पूरी मशीन एमआरआई जो मशीन होती है उसमें जो है डाला जाता है। और ये जो आपकी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है ये इसमें आपके ईसीजी, ठीक है, जो ईसीजी में जैसे आपके छोटे छोटे जो है पैचेस जो हैं आपके जो लगाए जाते हैं, जैसे आपके चेस्ट पे लगाए जाते हैं, पाँव में, हाथ में, तो वैसे ही इसमें जो वो चिप्स जो छोटी छोटी सी चिप्स लगाई जाती हैं वो आपके माइंड्स में लगाई जाएंगी, जिसके थ्रू जो है वो पूरी की पूरी जो आपकी रीडिंग दिमाग में जो भी चल रहा होगा उसको हम कैप्चर कर लेते हैं और उसका जो पूरा का पूरा एक जो परफॉर्म है यानी वो जो प्रिंट है वो निकल जाता है, ठीक है जी। तो एक लास्ट पॉइंट जो है, दिस स्टडी कैन आपकी ब्रेन प्रोसेस इन द रियल टाइम, ठीक है। स्टडी है ये एक ब्रेन प्रोसेस को आपको पढ़ने के लिए इनकी रियल टाइम में, ठीक है जी। तो ये थी कुछ ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वो है हमारा मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से हमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं रेगुलर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की के जो मेथड्स हैं। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती हैं रिसर्च में, किसको इकट्ठा करने के लिए, हमारे डाटा को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक यहीं से बन जाता है कि जो हम जितनी भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो रिसर्चर, वो किस लिए करते हैं, आपके जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए और अपनी रिसर्च को जो है कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। विद इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, न्यू रिसर्च स्ट्रेटजीज आज इवॉल्व, यानी टाइम टू टाइम जो है अब नई नई जो है साइकोलॉजी में भी, एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए कि न्यू एक सोशल साइंसेज की भी न्यू रिसर्च जो स्ट्रेटजीज जो है वो इवॉल्व हो रही हैं हमारी, ठीक है। तो ये आप जो है याद रख सकते हो। तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ठीक है। अब जो मेथड है, ठीक है, मेथड को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। कलेक्टिंग ऑफ डाटा यानी डाटा को इकट्ठा करने के लिए, ये भी आपने जो याद, कभी कभी जो है सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट, ठीक है, नंबर फर्स्ट आता है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। सेकंड जो है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा जो है आपका
केस स्टडी मेथड और सर्वे स्टडी एंड डिफरेंशियल मेथड, और लास्ट आता है आपका साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ठीक है जी, तो ये आपने, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे जो आपके मेथड्स हैं वो 2 टाइप्स के मेथड होते हैं। सबसे पहले जो हैं वो है, ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड, और दूसरे होते हैं आपके एक्सपोजिशनल मेथड। ठीक है, एक्सपोजिशन मेथड्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के आपके मेथड है एजुकेशन साइकोलॉजी में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड कितने हैं वो आपके हैं 5 हैं। ये कौन कौन से, ये हम इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आपको लग गया पता 2 टाइप्स ऑफ आपके कौन कौन से, ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपोजिशन मेथड। ठीक है, नंबर फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन से सबसे पहले आपने यहीं से इंट्रो, ठीक है, इन यानी अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, खुद को, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करना। तो हिस्टोरिकली आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ये जो है आपका कई बार सीटेट में भी क्वेश्चन ये आ चुका है कि सबसे जो है ओल्डेस्ट मेथड जो है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी में कौन सा है, तो वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, विच फॉर्मली यूज्ड इन, ठीक है, सबसे पहले जो है फॉर्मली यूज़ किया गया था फिलॉसफी में। ठीक है, इसको जो था फिलॉसफी में यूज़ किया गया था। देन इसको जो है साइकोलॉजी में यूज़ किया जाने लगा टू कलेक्ट डाटा अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी किसी भी एक कॉन्शियस में से, यानी किसी भी चेतन, ठीक है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव के लिए जो था इसे यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ओल्डेस्ट मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, विच वाज फॉर्मली यूज्ड इन फिलॉसफी, जिसको पहले किसमें, फिलॉसफी में, फिर फिलॉसफी में जो था इसको साइकोलॉजी में यूज़ किया जाने लगा। और ये जो था क्यों, आपके टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू सी विद इन। ठीक है जी, यहाँ आपको समझने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सी विद इन वन सेल्फ और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। वही मैं आपको बता दिया पहले ही कि अंदर खुद के, ठीक है, खुद के बारे में जो है ऑब्जर्व करना। ठीक है, अपने लिए ही जो है ऑब्जर्व करना, और अपने अंदर में जितनी भी हम चीज़ें जो हैं देखते हैं सराउंडिंग में, हमारे जो एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, तो उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड वंस ऑन मेंटल हेल्थ, खुद की एंड आपकी स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि टू अंडरस्टैंड वंस ऑन मेंटल। ठीक है, हम जो है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में और अपने माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको जो है देखने के लिए, उसको जो है आपके इंस्पेक्शन करने के लिए जो यूज़ करते हैं। तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट इन द साइकोलॉजी, यानी ये जो जितने भी प्रकारवादी थे आपके साइकोलॉजी में, उन्होंने जो था इसको डेवलप किया था। हु डिफाइन साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ अ इंडिविजुअल। और इन जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे यानी प्रकारवादी जितने भी थे, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या डिफाइन किया था, वो डिफाइन किया था कि द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी अचेतन, जो हमारे अचेतन अनुभवों का, ठीक है, चेतन अनुभवों का जो है एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन हैज़ ए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब इसकी जो है कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो आपने पहले तो ये कुछ जो 4-5 जो मेन पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल याद रखने हैं। ओल्डेस्ट मेथड वाला, और इसको सबसे पहले किस में यूज़ किया गया, फिलॉसफी में, देन साइकोलॉजी में यूज़ किया गया। किस लिए, टू कलेक्ट द डाटा। अब कौन से टाइप के डाटा, कॉन्शियस एक्सपीरियंस सब्जेक्ट के, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, ठीक है, उसके डाटा को जो था कलेक्ट करने के लिए ये। अब इंट्रोस्पेक्शन मीन क्या होता है कि खुद के अंदर देखना, ठीक है, खुद के बारे में सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या बोलता है कि हम खुद में देखें, खुद की सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें और खुद के मेंटल हेल्थ को, ठीक है, मेंटल हेल्थ को और स्टेट ऑफ माइंड को जो है देखना, उसको जो है क्या करना, उसको निरीक्षण करना उसका। ठीक है, और सबसे पहले, और ये जो मेथड था ये बनाया किसने था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलप किसने किया था, वो स्ट्रक्चरलिस्ट से, ठीक है, जो साइकोलॉजी में यानी प्रकारवादी थे, उन्होंने जो था इसको डेवलप किया था, जिन्होंने साइकोलॉजी को बोला था कि साइकोलॉजी क्या स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है जी, अब इसके मेरिट्स क्या हैं, मैं इतना आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, जहाँ आपको नहीं पता लगे तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस ऑन सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पॉइंट एक
नोट करने वाला है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन, नहीं किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वंस हमारे खुद के, ठीक है, हम जो खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ ऊपर की उसी के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि विच इज़ डिफ़िकल्ट बाय दी अदर मेथड, जो कि अगर हम अदर मेथड्स को अप्लाई करें खुद की, ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो वो वहाँ हेल्प नहीं करेगा। सिर्फ कौन हेल्प करेगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही हेल्प करेगा हमारी खुद की इंफॉर्मेशन जो है निकालने में, ठीक है। इट हैज़ एन ईजी मेथड एंड नीड नो इक्विपमेंट, ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड है आपका और इसमें किसी भी तरह के औजार की या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वे कौन सा मेथड है जिसमें हमें जो है डाटा कलेक्ट करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दैट विल बी योर इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है जी। इट मेक्स अ बेस फॉर मेथड, बेस फॉर अदर मेथड सच एज एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब बोला कि ये जो है बेस बनाती है और मेथड्स के लिए, ठीक है, अदर्स मेथड के लिए, उनमें से कौन कौन सा है, तो वो है आपका एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन मेथड्स, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है। अब इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो मैं ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेन पॉइंट जो है, दिस मेथड सब्जेक्टिव इन नेचर एंड लैक ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। अब सबसे पहले जो थे इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, जो अदर जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने किया कि भाई जो सब्जेक्टिव इसमें जो नेचर है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा है और साइंटिफिक जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो हम साइंटिफिकली इस पर कैसे रिसर्च करें, कैसे इसके बारे में जो है आगे फर्दर जो है जाने, ठीक है। द मोस्ट सीरियस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस मेथड इज़ दैट ह्यूमन माइंड इज़ नॉट स्टैटिक, ठीक है। अब उन्होंने एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला, वो ये बोला कि ह्यूमन माइंड है जो हमारा, ह्यूमन यानी मानव जो मस्तिष्क है वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ जो है चलता रहता है। एट दैट टाइम जो है कुछ ना कुछ, अगर अभी यहाँ घर में है, अगर बाहर गया, सोसाइटी में गया, किसी मैरिज में गया, कहीं भी गया, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है उसकी जो एक मेंटल एबिलिटी होती है जो देखने की, सुनने की, समझने की, वो चेंज हो जाती है, वो एक स्थिर नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है, ठीक है। तो जैसे बोला कि जैसे कोई स्टोन है और चेयर है वो एक जगह ही पड़ी रहती है, ना उसने कुछ सुनना है ना समझना है, कुछ भी नहीं। तो हमारा जो एक माइंड है वो स्टैटिक नहीं रहता है कभी भी, ठीक है। आवर मेंटल प्रोसेस इज अंडर कांस्टेंट चेंज, ठीक है, वो हमेशा हमेशा किसी ना किसी एक सेकंड में जो बोला वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको बोला जो एक आत्मनिरीक्षण करना यानी जो उसका जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपने जो है इसका याद रखना है जो सबसे ज़्यादा। अब हमारे ह्यूमन माइंड्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इन हिज ओन मेंटल ऑपरेशन, ठीक है, वो खुद के ही बारे में जो सोचता करता है जो भी, और दूसरा जो है वो है आपका मेंटल ऑपरेशन इज डायरेक्टेड, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो करेगा, ठीक है। बस आपने यही इतना सा याद रखना है, बाकी जो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड है आपका, एक तो सबसे पहले डेवलप ऑफ साइकोलॉजी एज एन ऑब्जेक्ट साइंस ऑफ बिहेवियर। सबसे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आ सकता है कि ये कैसे, ठीक है, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, तो वही ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ बिहेवियर से, ठीक है। द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। अब इसको जो है, ठीक है, अ मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड को किसके साथ रिप्लेस किया गया है, तो वो किया गया ऑब्जर्वेशनल मेथड के साथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जो है क्वेश्चन पुट हो सकता है कि वे कौन सा मेथड है जिसको आपके इंट्रोस्पेक्शन के साथ जो रिप्लेस किया गया था, तो वो है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशन लिटरली मीन्स, ठीक है, लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ, यानी अगर हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते थे तो वहाँ था लुकिंग इन, यानी अपने आप में देखना। अब यहाँ जो ये बोल रहे हैं बाहर की तरफ देखना, जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में देखना, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा इन दी ऑल टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वे कौन सा मेथड है जो किसी भी तरह की अगर रिसर्च स्टडी में डाटा कलेक्ट करना हो तो उसमें हेल्प करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह आपका ऑब्जर्वेशन, तो जैसे आपने रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कलेक्टिंग डाटा, किसी भी डाटा को अगर कलेक्ट करना है और किसी भी रिसर्च स्टडी में, तो वो है आपका ऑब्जर्वेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज इन रिसर्च, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, शेड्यूल ऑन अनशेड्यूल्ड नेचर और आर्टिफिशियल participant and non-participant, but there are 2 types of observation, ठीक है। अब इन्होंने बोला
कि आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो रिसर्च में यूज़ किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी यूज़ किया, जैसे कि शेड्यूल, उसको अनशेड्यूल भी, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम ऑब्जर्व हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी हों। अगर हम अभी ऑफिस में ज़रा से बाहर गए, अपने जो हमारे जो वर्कर हैं उनका बिहेवियर देखेंगे एक तरह से, अगर बाहर चले जाएंगे मार्केट में, यानी हर एक जगह जो है वो उसका कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई भी शेड्यूल नहीं है, कोई भी नेचर है, आर्टिफिशियल है, पार्टिसिपेंट है, नॉन पार्टिसिपेंट है, तो हर कहीं जो है ये इसकी जो है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दो कौन कौन से मेथड हैं इसमें, तो वो सबसे पहले है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, नेचुरल है, ठीक है, जैसे हमने पहले ऊपर देखा, इन नेचुरल ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट इन द natural settings and their subject does not aware in fact that their behavior is observed by someone। अब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वर कहीं भी जाता है तो किसी भी एक स्पेसिफिक अगर जगह में जाएगा तो वहाँ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ की जो विशेषताएं, उनको जो है नेचुरल तरीके से ऑब्जर्व करेगा, और अगला जो वहाँ कोई भी अगर और हमारा अननोन पर्सन है तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि मैं जो है ऑब्जर्व हो रहा हूँ किसी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये, द टीचर्स कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन द प्लेग्राउंड और एनी अदर सोशल गैदरिंग विदाउट मेकिंग हिम कॉन्शियस। अब बोला जो एक टीचर है वो कहीं भी, अब टीचर ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में, नहीं, अगर बच्चे कहीं भी अगर आपके गैदर्ड हुए हैं, यानी आपके प्लेग्राउंड में अगर गैदर्ड हैं, ठीक है, तो गैदर्ड हैं, तो गैदर्ड होके भी जो है आप वो कर सकते हो कि टीचर जो है वो हर एक बच्चे पे जो नज़र रख के जो है उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसको बिना किसी भी एक छोटे से जैसे ऑकवर्ड फील करवाए बिना भी, या डर उसमें जो है वो पैदा करवाए बिना भी जो है आप वो कर सकते हो। तो ऑब्जर्वर कैन डू एनीवेयर और, ठीक है। अब नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो है बोला वो कहीं भी हो सकती है बिना किसी टूल के भी, ठीक है, तो अपने याद रखना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप विच ही वांट्स टू ऑब्जर्व। अब बोला जो पार्टिसिपेंट, अब पार्टिसिपेंट वही होगी ना जहाँ ग्रुप होगा एक, तो ग्रुप होगा तो कोई भी अगर एक चीज़ होगी तो वो मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब ऑब्जर्वर जो है वो उस ग्रुप का पार्ट बन सकता है, और वहीं जाके जो है वो कोई भी अगर एक स्पेसिफिक चीज़ या कोई भी चल रही है वहाँ पे आसपास में उसकी चीज़ें, तो उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज़ पर्टिकुलर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोसीज सिग्निफिकेंट और डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ चिल्ड्रन। यानी ये बोलें कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है किसी भी एक प्रोसेस को, यानी किसी भी एक प्रोसीजर को जो है एक उसमें बच्चे को ही अगर हम देख लें तो उसमें जो है क्या ऑब्जर्वेशन है, बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें। नो डाउट दैट आपकी ऑब्जर्वेशन इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डाटा whose result can be verified and relied upon the locate behavior problem। बोला कि ये जो है कहीं भी हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं कौन क्या बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स जो है आप अपने बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल खुद ही वर्ड जो है वो शो करें, एक्सपेरिमेंट, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो उसी के थ्रू जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब ये जो है डेवलप बाय द फिलोसफी, ठीक है, साइकोलॉजी, बाय द कंटिन्यूस एफर्ट्स बाय द साइकोलॉजिस्ट टू मेक ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अब जो बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो कहाँ यूज़ होगा और किस लिए जो है ये डेवलप किया गया था साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो वो किया गया था किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करनी हो तो ये जो है मेथड आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वन ऑफ देयर मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, तो कंट्रीब्यूशन ये है कि डेवलपमेंटल एक्सपेरिमेंटल जो आपके डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंटल ऑफ दी जो मेथड है उनको जो है वो करना, ठीक है। कंट्रोल और प्रिडिक्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट प्रिसाइज प्लान सिस्टमैटिक एंड ऑब्जर्व, यानी ये एक ऐसा मेथड है अगर किसी भी हम चीज़ की अगर इंफॉर्मेशन या हमने डाटा कलेक्ट करना है तो ये बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है, यानी सिस्टमैटिक, यानी आप बोल रहे हो कि प्लान सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन रहती है।
द एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज्ड अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इसके लिए जो है कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसकी जो जितनी भी प्रोसीजर जो चलेगी उसमें जो एक डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंटल होते हैं ये, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन टू द रिसर्चर टू कैरी हिज रिसर्च सिस्टमैटिकली। अब जो होता है कोई भी अगर रिसर्चर हो, ठीक है, उस रिसर्चर को जो है वो एक अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से, इंपॉर्टेंट ढंग से जो है आपका गाइड करता है। कौन? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जो उसने डिज़ाइन ही इस तरह से किया होता है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, तो उसको जो स्टेप बाय स्टेप जो है बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है। तो इसी को जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बोलते हैं। द लेआउट ऑफ डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड दैट investigator wants to investigate is line as experimental method as follows। अब इसमें कौन कौन से आपके जो हैं जो स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है तो फर्स्ट स्टेप शुड बी आपका रहेगा, वो रहेगा सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले जो है अगर रिसर्च टॉपिक होगा तभी हम जो है आपकी रिसर्च कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट रिसर्च टॉपिक शुड बी देयर। फिर दूसरा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यानी फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस होती है उपकल्पना, ठीक है। उपकल्पना जो है आपके कैसे कैसे क्या क्या हमने करना है, फॉर्मुलेट करना है, वो इसमें चीज़ें रहती हैं। थर्ड वन इज जो सिलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट डिज़ाइन, ठीक है। एक इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिज़ाइन करना है कि हमने कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसे कैसे करनी है, तो इसमें बिल्कुल वैसे जो है डिज़ाइन किया जाता है। फिर कलेक्ट डाटा, फिर इसमें जो है डाटा कलेक्शन की जाती है। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा, ठीक है। अब एनालाइज किया जाता है डाटा को, जो एनालाइज किया जाता है फिर उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है कि हमने स्टार्टिंग से लेकर जो हाइपोथेसिस क्रिएट किए थे, अप्रोप्रिएट डिज़ाइन किए, फिर डाटा कलेक्ट किए कि उसको कैसे इंटरप्रिटेट करना है वो। फिर लास्ट वन जो है आपका डिस्कशंस एंड आपका कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। ये जब 5 स्टेप हम जो है पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, लास्ट में इसका जो निचोड़ निकलेगा तो वो किसके थ्रू निकलेगा, आपस में जो जितनी भी रिसर्चर की टीम होगी जिसने उनको हेल्प किया होगा, तो वो सब आएंगे और उसमें जो है एक वो किया जाएगा कि भाई हम जो है क्या डिस्कशन हमने करनी है। और डिस्कशन के बाद एक बहुत प्रिसाइज यानी बहुत छोटा सा 5 से 6 लाइनों में जो है आपकी सारी की सारी जो है इसका जो आपने रिसर्च किया उसका कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। अब लास्ट इसमें थोड़ा सा जो और आता है, एक्सपेरिमेंटल में बी कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी और इन द क्लासरूम और एनीवेयर। और आपके बोले जो एक्सपेरिमेंटल आपकी जो भी ये है आपका मेथड है, ये कहीं भी लेबोरेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम में भी कर सकते हैं, या कहीं भी चले जाएं वहाँ सारी जगह जो है इसको वो किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके जो थे वो मेरिट्स हैं एंड डिमेरिट्स जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। यानी आप जो है अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ जो है इसको बैठ के भी, बोलते हैं कि जितनी हम बैठ के डिस्कस करें एंड डिस्कस स्टडी की जाए उतनी ही आपके लिए अच्छी रहती है। फिर फोर्थ है आपकी केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी आपका फोर्थ है, केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, किसी भी सब्जेक्ट को हमने डीप में स्टडी करना है तो उसको क्या बोलेंगे, केस स्टडी मेथड बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और फिनोमिना। अब ये किसी भी पर्सन, ग्रुप और एक फिनोमिना के बारे में भी हम डीप स्टडी जो है यानी केस स्टडी कर सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनल इंटरव्यूज़, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है आपके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड आर्टिकल रिकॉर्ड्स, जितने भी हैं आपको इन सारों के सारों में जो है ये इन डेप्थ स्टडी जो है करनी ज़रूरी होती है। केस स्टडी आर दी मोस्ट ऑफन यूज इन साइकोलॉजी। और ये जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला जो आपकी केस आपका जो मेथड है वो वन ऑफ दी ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा, केस स्टडी मेथड, ठीक है। इसके बाद इन क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है, टू डिस्क्राइब द रेयर इवेंट्स एंड कंडीशन ऑफ दी सब्जेक्ट, केस स्टडी स्पेशली यूज्ड इन दी साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये डील्स किस किस के साथ करती है, ठीक है। इट डील्स एजुकेशन, इन एजुकेशन विच आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसके साथ जो है केस स्टडी मेथड को जो हम रिलेट कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट योर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। अब इंटरेस्ट, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसमें लैक होना। एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कि हम बोलेंगे कि बच्चे का जो एग्रेसिव एक बिहेवियर है वो क्यों है, ठीक है। तो वो हम जो है आपका इस मेथड के थ्रू जो समझ सकते हैं। डे ड्रीमिंग सिंपल सा अगर हम बोलें
अपनी लोकल लैंग्वेज में, या जैसे कि खाली पुलाव बनाना, ठीक है, उसमें डे ड्रीमिंग होती है कि भाई मैं अच्छा मैंने ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। फिर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये उस बच्चे की जो है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगी। फिर एजुकेशन इमोशनल प्रॉब्लम रहेगा, उसमें जो इमोशनल अगर एक बार जो उसको डांट दिया जाए या कुछ कर दिया तो वो इमोशनल हो जाता है। फिर सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें जो सामाजिक जो आपकी चिन्ह या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकती हैं। फिर एम्फेथेटिक अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। फिर फाइंड द प्रॉब्लम, फिर एस्टैब्लिश रिपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, फिर उसको जो है लास्ट में जाके जो है ट्रीटमेंट करना है कि इस सारी की सारी प्रॉब्लम को हम कैसे हल कर सकते हैं, तो ये आपको जो है इसमें करना है, ठीक है। तो लास्ट आता है आपका क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड जो है, दिस मेथड इज प्राइमली यूज टू कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड द एविडेंस, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि ये प्राइमरली यूज होती है जब इन डिटेल इंफॉर्मेशन किसी की निकालनी हो, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू स्टडी इंडिविजुअल केस और केसेस ऑफ ग्रुप टू डिटेक्ट डायग्नोज एंड स्पेशल वो। अब क्लिनिकल स्टडी में सीधी सी बात है, जब इन सारी स्टडी मेथड से कुछ भी हमें जो है ना हो तो उसमें जो है हम लास्ट में क्लिनिकल मेथड को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सजेस्टेड जो थेरेपेटिक मेजर एंड देयर रेलेवेंट एंड इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आता है इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट एंड डायग्नोज आर मेड, फिर प्लान अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे के सारे जो है आपके किस में आते हैं, क्लिनिकल मेथड में आते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके उस चीज़ को हमें बता सकते हो, फिर हम उसको जो है दोबारा एक स्पेशल, ठीक है, वीक में जो है एक स्पेशल जो क्लासेस होगी, अगर कोई भी आपके डाउट्स होंगे उनको ही सिर्फ जो अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप आपको जो है छोटा सा एफर्ट जो है हमारा पसंद आया होगा और आपको जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं इन डिटेल में, मेरी आदत है कि इन डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो इन डिटेल में पढ़ाए बच्चा बोर भी हो जाता है, पर वो आपको जो है ये इस प्रॉब्लम से आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपके ऊपर एफर्ट्स कर रहा है तो आपको जो है उसका जो है रिज़ल्ट देना है आपके एग्ज़ाम को पास करके, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिमाचल।